उसकी जॉब के 2 महीने बाद ही उसका ट्रांसफ़र उस शहर में हो गया जहां उसके भैया और भाभी रहते थे। वो उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि उसकी भाभी का उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था और भैया से तो उसकी हमेशा से ही खूब पटती थी। 3-4 दिन में ही वो अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गई। वह लोग भी उसके आने से बहुत खुश थे। उसके भैया के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनके साथ खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन उसे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले से जाना पड़ा। वो अपना कुछ सामान लेकर और भाभी को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में बैठने वाली थी कि तभी उसके पास उसके बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने उसे बताया कि जो विदेशी क्लाइंट हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं और इसीलिए अब वह इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब यह मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से उसे वापस अपनी भाभी के घर लौटना पड़ा। जब वो वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। उसने काफ़ी देर तक बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई है। उसके बाद वो बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था, जिससे उसे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि भैया भी अपने ऑफिस एक बार सुबह चले जाते हैं तो सीधा शाम को ही वापस आते हैं और अक्सर तो वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस वक्त तो भाभी घर में अकेली ही होंगी, बच्चे भी स्कूल गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। उसे बहुत टेंशन होने लगी। उसके पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से वो उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब वो पीछे की तरफ गई तो वहां उसने देखा कि उनके किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। वो तुरंत ही खिड़की के रास्ते से अंदर घुसी लेकिन अंदर उसे भाभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे मेज पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए वो उस तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और तभी उसने सामने वह नज़ारा देखा जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसकी भाभी भैया के ऊपर थी। वह दोनों उस वक्त अपनी ही धुन में थे। उनकी गर्मजोशी की आवाज़ों से कमरा गूंज रहा था। इसी वजह से वो इतनी देर तक जब दरवाज़ा बजाती रही तो उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो तुरंत ही यह सब देखकर पीछे हटी क्योंकि उनके इस तरह के पलों को उसे नहीं देखना चाहिए था। वो मन ही मन बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि उसने उन्हें इस तरह की अवस्था में देखा। उसे लगा कि उसे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि वो इस तरह से अंदर आ गई और उसने उन्हें देख लिया है तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए वो तुरंत ही वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आती हूँ, तब तक वह लोग अपने पलों को भी अच्छे से महसूस कर लेंगे और वो उनकी इस खुशी में कोई बाधा नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए यह सब सोचकर वो वहीं के एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी वो वहां पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसने भैया को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो उसके वहां पर होश ही उड़ गए कि भैया तो घर पर थे, लेकिन फिर वह अचानक से यहाँ कैसे आ गए, यह उसके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। इसीलिए वो अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उनके पीछे गई। उसने उन्हें आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे पलटे और उसे वहां देखकर वह खुद बुरी तरह से चौंक गए। वो कहने लगे कि तुम तो बाहर जाने वाली थी ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा कि वह दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो वह कहने लगे कि अरे मैं तो आज यहाँ सुबह से ही मीटिंग के लिए आया हूँ, अब जाकर
मेरी मीटिंग खत्म हुई है, इसीलिए मैं वापस अब ऑफिस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही भाभी की उस तरह की सारी चीजें उसके दिमाग में घूम गईं। इसका मतलब उस वक्त उसने जिस आदमी को भाभी के साथ देखा था वह उसके भैया नहीं थे, वह कोई और था। इसका मतलब उसकी भाभी उसके भाई को धोखा दे रही हैं। एक साथ उसके दिमाग में न जाने कितने सारे सवाल चलने लगे और वो अपनी ही सोच में गुम हो गई। तभी भैया ने उसे हिलाते हुए कहा, रुबीना, फिर सोच में पड़ गई हो? मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उन्हें आखिर क्या बताए कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें किस मुंह से बताती कि वो तो घर गई थी, लेकिन वहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा उसे देखते ही वो वापस इस होटल में आ गई। उसने उनसे बहाना बनाते हुए कहा कि वह दरअसल मेरी एक फ्रेंड ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, तो मैं बस उसी का इंतजार कर रही थी। उसकी बात सुनकर भैया निश्चिंत हो गए और कहने लगे, चलो ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम अपनी फ्रेंड से जाकर मिलो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसके बाद भैया अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन उसका तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वो तुरंत ही वहां से घर के लिए निकली। इस बार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो पहली बार में ही भाभी ने दरवाजा खोल दिया। उसे सामने देखकर भाभी बुरी तरह से चौंक गई कि वो तो मीटिंग के लिए गई थी, फिर वो यहाँ कैसे आ गई? तो उसने उनसे कहा कि वह दरअसल मीटिंग कैंसिल हो गई थी और बस इसीलिए मैं वापस आ गई। उसके बाद वह उससे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि हमेशा से करती आई थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भाभी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, बल्कि भैया के साथ नहीं। उसने एक बार फिर से खुद को तसल्ली देने के लिए भाभी से पूछा कि क्या भाई दोपहर को घर लौटकर आए थे? तो वह कहने लगी कि नहीं। तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया ज़्यादातर तो अपने काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं तो वह सुबह को जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में तो उनके आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? तो उसने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद वो खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही दृश्य चल रहा था जो उसने कुछ घंटे पहले देखा था। भैया के बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, लेकिन आज उसका उनके साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे बार बार अंदर ही अंदर से बहुत रोना आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो भाभी से जाकर पूछ ले कि आखिर वह यह सब क्या कर रही हैं और क्यों वह अपने ही हाथों से अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही हैं, क्यों वह उसके भाई को धोखा दे रही हैं। उसका भाई तो उन्हें कितना चाहता है, उसका भाई उनकी कितनी कदर करता है, उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता, फिर आखिर वह उन्हें ऐसे धोखा क्यों दे रही हैं। लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से पक्के तौर पर यह नहीं कह सकती थी कि वो जो कुछ भी सोच रही है या जो उसने देखा है उसमें कहां तक कितनी सच्चाई है। उसे लगा कि अब शायद उसे इस मामले की तह तक जाना होगा और भाभी पर नजर रखनी होगी। उसने उस दिन से भाभी पर ध्यान देना शुरू किया तो देखा कि रात को भाई के सोने के बाद उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता था और वह चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती रहती थी। इससे उसे यह तो कन्फर्म हो गया था कि वह किसी से बात करती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वह यह सब क्यों कर रही हैं, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन बीते थे कि उसके बॉस ने उसे एक ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। वो अपनी मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उसने भाभी को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। उसके बाद वहाँ पर वह बात करके ऊपर वाले रूम की तरफ चली गई। उसने भी उनका चुपके से पीछा किया तो देखा कि वह एक कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद वो नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद वह
उस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया, लेकिन वह आदमी कौन था वह वो नहीं जानती थी। उसने उस आदमी को जिंदगी में आज पहली बार देखा था। उसने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। फिर उसने देखा कि वह आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन भाभी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। उसे लगा कि ना जाने वह किसका इंतजार कर रही हैं। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वह उसे टैक्सी में बैठाकर कहीं जाने लगी। उसने भी तुरंत एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उसे भाभी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। उसे लगा कि शायद भाभी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो आखिर भाभी कहाँ जा रही थी? अभी उनकी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर भाभी की टैक्सी दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वह टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। वो भी तुरंत छुपकर उनके पीछे गई। फिर वह लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई और उस रूम से भी वह करीब 2-3 घंटे के बाद बाहर आई और उनके साथ में एक और आदमी निकला। इस बार उस आदमी को देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि विदित था। विदित भाभी के बड़े भाई का दोस्त था, लेकिन वह इतनी दूर यहाँ क्या कर रहा था और भाभी उसे इस होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी? उसे यह सारा माजरा समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। उसके तो दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था। क्या भाभी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? उसने अपने आप से कहा कि वो ऐसा अपनी भाभी के बारे में कैसे सोच सकती है। जब से भाभी की भाई से शादी हुई थी उसने कभी भी उन्हें ऐसी कोई हरकत करते हुए नहीं देखा था जिससे उसे उनके चरित्र पर शक हो, बल्कि उन्होंने तो उनके परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाला था और उसके माँ बाप की भी बहुत केयर की थी। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाभी किसी दूसरे घर की लड़की हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें हमेशा अपने सर आंखों पर रखा। लेकिन फिर आज जो वो अपनी आंखों से देख रही हैं वह क्या था? वह लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर कर क्या रही थी? शाम को जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? तो कहने लगी कि वह मैं घर में रह रह कर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग भी अपने अपने कामों पर निकल जाते हो और बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं जो मेरे साथ में जाकर कहीं बाहर घूम कर आए। एक काम करो, तुम और तुम्हारे भैया एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। उसने उस वक्त हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन वो अपनी भाभी का सफ़ेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज ही उसने भाभी को कई घंटे तक घर से बाहर घूमते देखा। लेकिन फिर भी वह उसे ऐसे जता रही थी कि जैसे ना जाने कितने महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली थी। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि जब वो ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गई तो भाभी दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। वो समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था शायद वही आदमी आज भी आया हुआ होगा। यह सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा कि आज वो उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। उसकी भाभी उसके भाई के साथ बहुत गलत कर रही हैं और उन्हें एक बार भी अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। वह अपनी इच्छाओं में इस कदर अंधी हो गई है कि अपनी सीमाएं भूल चुकी हैं। वो तुरंत ही किचन के रास्ते घर के अंदर पहुंची तो देखा कि अंदर तो सब कुछ बिखरा खराब पड़ा हुआ था और तभी भाभी के चीखने की आवाज़ उनके कमरे से आने लगी। वो तुरंत ही लपक कर उनके कमरे में पहुंची तो वही पहला आदमी जिसे उसने होटल में देखा था वह भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत ही आओ देखा ना ताओ और पीछे से उसके सर पर एक डंडे से वार कर दिया। वह तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया। उसे सामने देखकर भाभी
भाभी उसे गले लगा कर रोने लगी और बोली, रूबीना तुमने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। उसने भाभी से कहा कि यह कौन है और यह घर में यहाँ पर क्या कर रहा था। भाभी उससे कहने लगी कि ये चोर है और यहाँ चोरी करने आया था। उसने भाभी से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक चुके हैं। उसकी बात सुनकर भाभी हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी करतूत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने आपको और इस आदमी को ऐसी हालत में इस कमरे में वह सब कुछ करते हुए देखा है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और तो और मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे से भी निकलते हुए देखा था। उसकी यह बात सुनकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत ही उसके पैरों में गिरकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, इस सब के बारे में अपने भाई को कुछ भी मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गृहस्थी को बर्बाद होने से बचा लो। उसने उनसे कहा कि अपने यह मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाएं। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई यह सब करते हुए। यहाँ तक कि आप सिर्फ एक इस आदमी के साथ ही नहीं बल्कि उस विदित के साथ भी यह सब कर रही हैं और आप ना जाने कितने आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। अरे आपके जैसी औरत को तो डूब कर मर जाना चाहिए। भाभी कहने लगी कि तुम सच कह रही हो रूबीना, मेरे जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो तुरंत ही दौड़कर अपनी अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक गन निकाली और अपने सर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी उसने उनका हाथ पकड़कर उनसे गन को छीन लिया। यह सब देखकर वो खुद भी बुरी तरह से घबरा गई। उसने उनसे कहा कि अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी है तो आपने यह सब आखिर किया ही क्यों? आप क्यों कर रही थी यह सब? वह कहने लगी, यह सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी बल्कि मैं मजबूर थी क्योंकि यह आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर तो वो दंग रह गई। उसने कहा कि आपको यह ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्यों? आखिर किस वजह से? भाभी ने कहा कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी लेकिन तुम मेरी मदद करोगी क्योंकि मैं अब इस जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ कि अब इससे निकल पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी तब ही मैं आपकी मदद करूंगी। उसके बाद मैंने और भाभी ने उस आदमी को कुर्सी पर अच्छे से बांध दिया और उसके मुंह पर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया। उसने भाभी को पानी पिलाया और उन्हें थोड़ा शांत किया। उसके बाद उसके सामने अपने अतीत के वह पन्ने खोलने शुरू किए जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था। भाभी ने कहा कि शादी से पहले भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज करते तो कभी उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाते थे, लेकिन बच्चे होने के बाद भैया ने उन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उन्होंने इस चीज की कई बार शिकायत की कि वह उन्हें समय नहीं देते हैं, लेकिन वह हर बार उन्हें यही बताते कि वह उनके लिए ही तो यह पैसे कमा रहे हैं और फिर रुपए पैसे की जब कोई कमी ही नहीं है तो फिर वह उनसे शिकायत क्यों करती रहती हैं। भाभी ने कई बार समझाने की कोशिश की कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, उन्हें भाई के समय की भी जरूरत है, लेकिन भाई यह बात समझने को तैयार ही नहीं थे। इस दौरान भाभी की माँ की तबीयत जब कुछ खराब हुई तो उन्होंने भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया क्योंकि भाभी के पापा का देहांत काफी पहले हो चुका था और इधर जो भाभी के भैया भाभी थे वह भी मायके गए हुए थे क्योंकि उस वक्त मेरी भाभी की माँ का देहांत हुआ था। इस कारण से भाभी की माँ बिल्कुल घर में अकेली थी। उसके बाद जब भाभी वहां पहुंची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए भाभी के भैया के दोस्त विदित अक्सर घर आ जाया करते थे, न जाने कैसे, लेकिन उन्होंने भाभी के चेहरे की उदासी को भांप लिया और उन्होंने धीरे धीरे भाभी से दोस्ती करना शुरू कर दिया। भाभी को भी उनके साथ अच्छा लगने लगा। वह बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा करता था और बच्चे उससे
से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। एक तरह से जो खुशियाँ, जो क्वालिटी टाइम भाभी को अपने पति से चाहिए था, वह चाहती थी कि उनके बच्चों को उनके पति दे, वह समय वह विदित उन्हें और उनके बच्चों को दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहाँ से आना पड़ा तो विदित ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर वह पूरी तरह से चौंक गई और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए इनकार कर दिया। विदित ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह सकती है, लेकिन भाभी ने कहा कि अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं कर सकती और उसके बाद वह वहाँ से वापस यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद भैया का भी वही रवैया था। भाभी ने कई तरीके अपनाए थे कि भाई उन पर ध्यान देना शुरू करें, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था और इधर भाभी को अकेलापन खाया जा रहा था। वही रोज की बोरिंग जिंदगी से वह पूरी तरह से बोर हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद वह जैसे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। फिर एक दिन अचानक ही विदित का उनके पास फोन आया। उसने सबसे पहले तो अपने उस दिन की बात के लिए भाभी से माफ़ी मांगी और फिर उसने कहा कि हम एक अच्छे दोस्त बनकर ही रह ही सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त हमेशा ही नज़र आता था। भाभी ने सोचा कि दोस्ती में तो कोई बुराई नहीं है और फिर उस दिन से उनकी विदित से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे विदित उनसे मिलने के लिए आने लगा, लेकिन विदित का घर आना भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए भाभी ने विदित से घर आने को मना कर दिया। तो विदित ने भाभी से मिलने के लिए होटल का रास्ता चुना और जब एक दिन भाभी होटल में विदित से मिलने के लिए गई तो वह उस दिन अपनी सारी सीमाएं लांघ गईं, क्योंकि उस वक्त उन्हें जैसे ही विदित से थोड़ा सहारा मिला तो उनके कदम बहक गए और फिर वह सब कुछ कर बैठी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके बाद तो यह एक सिलसिला सा चल पड़ा था। जब वह चीज़ एक बार हुई तो फिर वह बार बार होने लगी। विदित ने उन्हें समझाया कि इस सब में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें भी सुकून मिलता है और उसे भी। इसके बाद जब भाभी दोबारा से अपने मायके गई तो फिर उन दोनों का आपस में एक बार फिर से मिलने का मन करने लगा, लेकिन आखिर वह वहां पर कहाँ जाते, उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए विदित ने अपने एक दोस्त का एक घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और फिर वह भाभी को लेकर उस घर में चला गया। वहां पर दोनों ने अपनी अपनी इच्छाओं को जी भर के पूरा किया और फिर वह दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद भाभी फिर से अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में लग गईं और फिर एक दिन विदित का उनके पास फोन आया और उसने जो खबर भाभी को सुनाई उसे सुनकर तो उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। विदित ने बताया कि उसके दोस्त ऋतिक ने उनका और विदित का उस तरह का वीडियो बनाकर तैयार कर लिया है। दरअसल वह लोग जब लास्ट टाइम उसके घर पर गए थे तो उसने वहां पर एक हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसमें अब उनका वह वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और अब वह विदित को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर तो भाभी के होश ही उड़ गए। भाभी ने तुरंत ही भैया से यह बहाना बनाया कि वह 2-3 दिन के लिए मायके वापस जाना चाहती हैं। भाभी ने तुरंत ही भैया से यह बहाना बनाया कि वह 2-3 दिन के लिए मायके वापस जाना चाहती हैं। भैया ने उन्हें इजाज़त दे दी और उसके बाद भाभी जब वहां पहुंची तो विदित के दोस्त ऋतिक ने उनके सामने यह शर्त रख दी कि वह यह वीडियो एक शर्त पर ही किसी को नहीं दिखाएगा। अगर भाभी जो विदित के साथ करती आ रही थी वही सब ऋतिक के साथ भी करे। यह सुनकर तो भाभी के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन फिर वह मजबूर हो गई और उन्हें मजबूरी में वो सब ऋतिक के साथ भी करना पड़ा। उसके बाद तो उन्हें लगा कि अब शायद उनका इस सब से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। ऋतिक ने उन्हें ब्लैकमेल करके डरा धमका कर उनके घर का पता भी उनसे जान लिया और फिर तो वह जब उसका मन करता तब यहाँ घर आकर उनके साथ वह सब करने लगता और फिर तो धीरे धीरे वह भाभी से पैसों की डिमांड भी करने लगा था, जिससे अब भाभी बहुत तंग आ चुकी थी। भाभी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक जाल में फंस चुकी हूँ, इसीलिए इधर मैं विदित को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं उसे बताती कि मैं उसकी पीठ के पीछे ऋतिक के साथ भी यही सब अभी तक करती आ रही हूँ
तो फिर वह मुझे धोखेबाज समझता, जबकि मैं एक धोखेबाज नहीं हूँ। इतना कहते हुए भाभी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसने देखा कि ऋतिक को होश आ गया। उसने उससे तुरंत ही उसका फोन छीना और उसके फोन में पड़ा हुआ वह वीडियो डिलीट कर दिया। उसने उससे कहा कि आज के बाद अगर तुम मेरी भाभी के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। उसकी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे फोन में वीडियो डिलीट करने से तुम्हारी भाभी बच जाएगी? अभी एक वीडियो तो विदित के फोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी यह बात सुनकर तो उसके और भाभी के दोनों के ही होश उड़ गए। भाभी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब उसने बताया कि यह सब तो विदित का ही बना बनाया प्लान था। उसने ही कहा था कि वह बहाने से तुम्हें मेरे घर पर बुला लेगा और फिर तुम्हारा वीडियो तैयार कर लेगा और फिर मैं सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे साथ अपनी इच्छा भी पूरी करूंगा और तुमसे पैसे भी ले लूंगा और फिर वह पैसे मेरे और विदित के बीच में आधे आधे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम दोनों मिलकर तुम्हें खूब पैसों से भी लूटते रहेंगे और तुम्हारे शरीर से भी तुमको खूब तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ औरत निकली कि तुम्हें इस सब की आज तक भनक तक नहीं लगी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा कैसे फायदा उठा रहे हैं। यह सब सुनकर तो भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, अब मेरे पास खुद को खत्म करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर ली। अगर मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू किया होता तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मेरे बच्चों को मेरे जैसी माँ कभी नहीं मिलनी चाहिए। भाभी एक बार फिर से खुद को मारने की कोशिश करने लगी। उसने उनसे कहा कि जज्बाती होकर आप फिर से कोई बेवकूफ़ी ना करें। पहले ही आप अपनी ज़िंदगी खराब करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुकी हैं, लेकिन कम से कम अब तो कोई भी ऐसा काम ना करे। अब तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच लें कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। वह उससे कहने लगी कि अब तुम ही बताओ, ये करने के सिवा मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? आखिर इस सब से मैं कैसे बचूंगी? उसने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर शांत रहिए। उसने भाभी से कहा कि अब आप ऐसा करिए, हमारे पास एक ही रास्ता है कि आप भैया को सब कुछ बता दीजिए। उसकी बात सुनकर भाभी बुरी तरह से रोने लगी। बोली, मैं तुम्हारे भैया को यह सब नहीं बता सकती। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो वह तो मुझे तलाक ही दे देंगे और मैं उन्हें हरगिज नहीं छोड़ना चाहती। इससे तो अच्छा यही है कि मैं मर ही जाऊं। उसने उनसे कहा कि आप समझती क्यों नहीं, हमारे पास इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर भाभी भैया को कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर ऋतिक अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी भाभी के फ़ोन की घंटी बजी। भाभी ने जब फ़ोन की तरफ देखा तो भाई उन्हें फ़ोन कर रहे थे। वह बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो और आराम से रिलैक्स होकर भाई का फ़ोन उठाओ। उसके कहने पर उन्होंने भाई का फ़ोन उठाया तो उन्हें पता चला कि भाई 2 हफ्ते के लिए शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं। आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं और भाभी उनका बैग पैक करके तैयार रखें क्योंकि उन्हें तुरंत ही निकलना होगा। यह सुनकर तो भाभी बुरी तरह से हड़बड़ा गई कि अब वह क्या करें और इधर ऋतिक भी सामने बैठा हुआ था। रुबीना ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आप पूरे घर की सारी चीज़ें सही से रख दीजिए और ऋतिक को हम दोनों लोग अपने कमरे में बंद करके रखेंगे जब तक कि भाई यहाँ से चले नहीं जाते। उसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। भाई इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने किसी भी चीज पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, सीधा अपना बैग उठाया और तुरंत ही निकल लिए। अब उन दोनों ने थोड़ी सी चैन की सांस ली। उसने अपना कमरा अच्छे से बंद कर दिया और ऋतिक को भी बहुत अच्छे से बांध दिया था। उसने भाभी से कहा कि तुम विदित को तुरंत ही फोन करके यहाँ बुलाओ और उसे कहो कि आप
इस घर में बिल्कुल ही अकेली हैं और इसीलिए आप उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हैं। भाभी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया और विदित, जो कि हमेशा ही इस चीज के लिए तैयार बैठा रहता है, वह तुरंत ही तैयार होकर आ गया। वो कुछ घंटों में ही घर आ चुका था। भाभी ने उसको चाय बनाकर पिलाई। रुबीना भी अपने कमरे में छुप गई थी और छुपकर ही उसने ऋतिक की चाय में नशीली दवा मिला दी थी। चाय पीते ही वह अपने होश खोने लगा। उसके बाद रुबीना ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और उन्हें बता दिया कि यह लोग किस तरह से उसकी भाभी को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका गलत तरीके का वीडियो बना दिया था। उसके बाद पुलिस ने विदित के फोन से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया। उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो गए कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी सारी जानकारी वह सिर्फ रुबीना को ही देंगे और घर पर किसी को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर यह सब के बारे में उसके भाई को कहीं से भी पता चल गया तो उसकी भाभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसके भाई भी इस सब में ना जाने क्या कुछ कर बैठे और वो अपने भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। उसके बाद पुलिस विदित और ऋतिक दोनों को अपने साथ पकड़कर ले गई और उन पर केस चलने लगा। इधर जो भी सबूत और भाभी की गवाही थी जो उन्होंने कोर्ट में दी थी, उसके आधार पर विदित और ऋतिक दोनों को 10 साल की सजा हो गई। इस केस से जुड़ी जितनी भी कार्रवाई थी उसको रुबीना ही हमेशा आगे जाकर हैंडल करती थी ताकि भैया को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। भाभी दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी और अपनी नज़रों में पूरी तरह से गिर चुकी थी, पर उसने उन्हें समझाया कि आपने जो गलती की अब उसकी कोई माफ़ी तो नहीं है, लेकिन आगे ऐसा कभी मत करिएगा। लेकिन इस सब के लिए सिर्फ आप ही नहीं, भैया भी जिम्मेदार हैं। उनके वक्त और प्यार पे आपका हक है और वो रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि आपका उन्हें कोई होश ही नहीं है और इस सब का किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया। मैं भैया को समझाऊंगी कि रुपया जीवन के लिए ज़रूरी है पर उसके साथ प्यार भी ज़रूरी है, इसीलिए रुपए के साथ साथ रिश्ते में प्यार भी रखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रुपए तो हों पर साथ कोई नहीं। उसने अपने भाई को समझाया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भाभी से माफ़ी मांगी और अब वो भाभी के लिए वक्त निकालते हैं। भाभी ने उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहा क्योंकि उसकी ही वजह से उनकी बसी बसाई गृहस्थी बिखरने से बच गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसी नंद पाकर मैं धन्य हो गई, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वह तो मुझे अपने भाई से तुरंत ही तलाक दिलवा देता। भाभी का सोचना बिल्कुल सही था। जब पहली बार उसके सामने भाभी की सच्चाई खुली थी तो उसने भी यही सोचा था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका भाई भाभी से बहुत प्यार करता है। अगर वह दोनों अलग हो जाते हैं तो शायद उसका भाई इस गम में पागल ही हो जाता और वो अपने भाई की जिंदगी और बसी बसाई गृहस्थी बिल्कुल भी उजड़ने नहीं दे सकती थी। दोस्तों, करीबी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उनमें गुस्से और जल्दबाजी में नहीं बल्कि संयम से काम लें। पैसे कमाने के साथ साथ अपने साथी को वक्त और प्यार भी दें जिससे रिश्ता मजबूत रहे और चाह कर भी कोई आपके रिश्ते में दरार ना डाल सके। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।